बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक फील्ड फोर्स है। क्या मतलब होता है फील्ड फोर्स का? एक ऐसा फोर्स जो किसी फील्ड में एक्ट करे। अगर आप उस फील्ड में हो तो वो फोर्स एक्ट करेगा, उस फील्ड से बाहर निकल जाओगे फोर्स एक्ट करना बंद कर देगा। ऐसे फोर्स को हम नाम देते हैं फील्ड फोर्स। इसके एग्जांपल है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है। जब तक कोई ग्रेविटेशनल फील्ड में रहता है तब तक तो उसमें फोर्स लगता है, और जैसे ही वो मास उस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाता है उसमें फोर्स एक्ट करना बंद कर देता है। सपोज आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाते हो, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आप पे एक्ट करना बंद कर देगा। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक फील्ड फोर्स है। ये भी अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड में जब भी कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसमें क्या लगता है, फोर्स एक्ट करता है। तो बेसिकली सवाल ये था कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। सपोज एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, इनके बीच की कुछ दूरी है r। तो ये चार्जेस आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। सपोज ये दोनों लाइक चार्ज है, प्लस प्लस, तो ये चार्ज इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F। अब सवाल है क्यों, क्वेश्चन मार्क लगता है क्यों, ये फोर्स क्यों लगाएगा? ऐसा क्या है इसके पास जो इसमें फोर्स एक्ट कराने लगता है, फोर्स लगाता है? तो इसका जवाब है फील्ड। तो भैया ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। अब इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होगा। इस फील्ड में जब भी कोई दूसरा चार्ज आएगा उस चार्ज पे क्या एक्ट करने लगता है, फोर्स एक्ट करने लगता है। तो ये दूसरा चार्ज कहाँ पे रखा है, इसके फील्ड में रखा है, और इसके फील्ड में होने की वजह से इस चार्ज पे फोर्स एक्ट करता है। तो ये तो जवाब होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता ही क्यों है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करने का कारण ये है क्योंकि चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है जिसे आप नाम देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर लगता है एक फोर्स जिसे आप नाम देते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो भैया यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इन शॉर्ट इट इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन in which any other charge experience a force is called electric field। तो जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q, इस Q के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे अगर हम कोई और चार्ज लाएं और उस पर फोर्स एक्ट करता है वो सब इस चार्ज का क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है और ये चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट कर रहा है उसी की वजह से दूसरे चार्ज में फोर्स एक्ट किया। सपोज हमने यहाँ पे एक चार्ज Q रख दिया लाके, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा और उस फील्ड की वजह से इस चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है अराउंड ए चार्ज और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करता है और फोर्स एक्ट करता है, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम मेजर करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दो टर्म इंट्रोड्यूस होंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये टर्म हमें बताएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है दूसरे के कंपैरेटिव या दूसरे के कंपैरेटिव वीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमें बताएंगी कि ये इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो इसमें जो टर्म इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी बात कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली मेजरमेंट है, किस चीज का मेजरमेंट है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा, इस बात की इंफॉर्मेशन हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये मेजर किया जाता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम चार्ज पे, अगर हमने इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखा, 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स एक्ट करता है, जितना भी फोर्स एक्ट करेगा वो इस पॉइंट पे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लेट कर लेते हैं Q चार्ज है, Q, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे जो फोर्स एक्ट किया ऑन Q चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने लेट कर लिया F, वेक्टर में है, तो 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा और 1 कूलम चार्ज, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से हो जाएगा F/Q। इसी को 1 कूलम चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F/Q। चूंकि फोर्स एक वेक्टर है, चार्ज एक स्केलर है, अगर 11th क्लास के हिसाब से बात करें तो वेक्टर अपॉन स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी आती, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। इट गिव्स यू mLT-3 A-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट। एक बात और, इसका एक यूनिट आगे चल के आप भी सीखोगे, वोल्ट पर मीटर मीटर क्यों होता है, बातें करेंगे हम लोग। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-3 A-1। तो इस तरह हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आती है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसा कि अभी हमने बताया था नेक्स्ट लेक्चर में कि कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो एक पॉइंट चार्ज भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा r डिस्टेंस पे, वो हम निकालना चाहते हैं। तो हम लेट करते हैं एक चार्ज रखा है Q, उसे एक r डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हम निकालना है। तो इसीलिए ये टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो हमें निकालना है। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा स्मॉल चार्ज होता है, Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चार्ज एक इतना स्मॉल चार्ज है और इसका नेचर पॉजिटिव होता है। इस चार्ज की हेल्प से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट किया जाता है। इस चार्ज की वैल्यू इतनी कम लेते हैं, इतनी माइन्यूट लेते हैं, ताकि ये खुद का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना करे, और जो भी कैलकुलेट कर रहे हो वो किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके बताए, वो दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें बताए। इसीलिए इस चार्ज का अमाउंट मैग्नीट्यूड बहुत माइन्यूट, बहुत स्मॉल लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को।
किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो हमने पॉइंट चार्ज लिया Q और इससे थोड़ी दूरी पे पॉइंट लिया P, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना, तो इस पॉइंट पर हमने चार्ज लिख दिया Q0। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, जो लाइक चार्ज है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा आउटवर्ड, रिपल्सिव फोर्स लगाता है आउटवर्ड। तो जब इस पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा तो ये फोर्स की वैल्यू आपने जानी थी F=1/4πε0 Q, वैसे तो था Q1 Q2 अपॉन R² R कैप, जहाँ पे R कैप आउटवर्ड डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे है कैपिटल Q और Q2 की वैल्यू है Q0। तो ये फोर्स मेरा होने वाला है F=1/4πε0 Q Q0 अपॉन R² R कैप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या था, F/Q0। तो यहाँ से Q0 नीचे ले आते हो तो आपका ये बन जाता है 1/4πε0 Q R कैप अपॉन R²। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आता है 1/4πε0 Q अपॉन R² R कैप। R कैप किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और डायरेक्शन किधर की तरफ है, आउटवर्ड। तो हम कहते हैं साहब ये जो Q है वो पहले पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता है, अगर Q मेरा पॉजिटिव है तो R कैप की डायरेक्शन किधर की तरफ, आउटवर्ड। तो अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो किधर की तरफ होगा, आउटवर्ड। इस पॉइंट पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। इस पॉइंट पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो आप याद कर लो, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ आएंगे, आउटवर्ड की तरफ। तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन किधर आएंगे, आउटवर्ड। और सपोज ये नेगेटिव चार्ज होता, Q मेरा नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पॉइंट की बात करते तो R कैप मतलब आउटवर्ड और यहाँ माइनस है, तो आउटवर्ड का माइनस, आउटवर्ड का उल्टा इनवर्ड। तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन की तरफ होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो याद कर लो, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्फेरिकली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से स्फेरिकली इनवर्ड। ये है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो कि हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। सो मिलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल चार्ज सिस्टम। अभी एक चार्ज था, एक चार्ज की वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, तो E इक्वल टू आया था 1/4πε0 Q अपॉन R² R कैप, जो कि R कैप इंडिकेट कर रहा था आउटवर्ड डायरेक्शन को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को लेकर हम डील कर रहे थे। नेगेटिव चार्ज हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। वैसे ही अब हम कई सारे, एक स्पेस हमने कंसीडर किया जिसमें कई सारे चार्ज रखे हैं, एक Q1 रखा है, एक Q2 रखा है, एक Q3 रखा है और एक पॉइंट है मेरा P। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। सपोज इस चार्ज से ये जो डिस्टेंस है दैट इज R1, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो R1 कैप डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। इसकी डायरेक्शन में हमने लेट की वो R1 कैप, इसकी वजह से डील किया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज R2 और डायरेक्शन R2 कैप। तीसरे चार्ज से जो डिस्टेंस की बात करी दैट इज R3 और ये जो डायरेक्शन है R3 कैप। जब मल्टीपल चार्ज सिस्टम को ले रहे होंगे तो मल्टीपल चार्ज सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है
कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम इक्वल होगा इक्वल होगा द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल चार्जेस। ये इंडिविजुअल चार्जेस जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, सपोज Q1 ने प्रोड्यूस किया E1, Q2 ने प्रोड्यूस किया E2 और Q3 ने प्रोड्यूस किया E3। ऐसी और भी चार्जेस हैं, वो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से सुपर पोजीशन प्रिंसिपल की बात करें, ये प्रिंसिपल कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगा। ध्यान दें, वेक्टर सम टर्म यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इन्हें ऐड करना है डायरेक्शन के साथ। इनकी डायरेक्शन क्या है वो भी आपको काउंट करना है। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 कैप अपॉन R1 स्क्वायर। E2 की वैल्यू आएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2 कैप अपॉन R2 स्क्वायर। E3 की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3 कैप अपॉन R3 स्क्वायर। इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं। तो सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, ऐसे ही और भी चार्जेस हैं तो इन्फिनिटी तक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरी होगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 कैप अपॉन R1 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2 कैप अपॉन R2 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3 कैप अपॉन R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। जब हम ऐड कर रहे हैं तो इनमें से जो कुछ कॉमन है उठा के बाहर निकाल लो। तो कॉमन क्या है मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बचता क्या है मेरा, Q1 R1 कैप अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 R2 कैप अपॉन R2 स्क्वायर, Q3 R3 कैप अपॉन R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर हम इसे समेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो समेशन में कन्वर्ट करने के लिए देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहला काम करो समेशन का साइन, समेशन I स्टार्टिंग 1। क्यों 1? क्योंकि यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3, तो 1 से स्टार्ट हुआ इसलिए I स्टार्टिंग 1। अगर ये 3 से शुरू हुआ होता तो I स्टार्टिंग 3, अगर ये 5 से शुरू हुआ होता तो I स्टार्टिंग 5। और जहाँ तक जाए, सपोज ये n तक जा रहा है तो हम इसे कहाँ तक सम करेंगे, कहाँ तक ऐड करेंगे, n तक। उसके बाद देखिए Q R स्क्वायर नीचे सब में दिखाई दे रहा है, जो कुछ कॉमन है उसको तो आप सीधे लिख दो Q, जहाँ 1 है वहाँ लिख दो I, R I कैप है तो कैप कर दो अपॉन RI स्क्वायर, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक मल्टीपल चार्ज सिस्टम हमारे पास है, उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैसा आएगा, इस तरह। तो आप लोग देखिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे मल्टीपल चार्ज सिस्टम की वजह से, कई सारे चार्जेस थे तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और उन सबको वेक्टर सम कर दिया, उन सबको डायरेक्टली ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसी का एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है सपोज ये, जिसमें कि एक प्लस चार्ज है Q और एक माइनस चार्ज है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2 है। इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, एक पॉइंट लिया हमने P, जो पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे है, x डिस्टेंस पे। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्योंकि ये पॉइंट इस डायपोल की एक्सिस पे है इसीलिए इसका नाम है एक्सियल पॉइंट। इसका नाम क्या है, एक्सियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। एक तो प्लस चार्ज की वजह से, हमने कहा प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज ई प्लस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू माइनस चार्ज, जिसको हमने नाम दिया ई माइनस। तो अब देखिए जब हमने ई प्लस की बात करी, ई प्लस को थोड़ा बड़ा बनाया और ई माइनस को छोटा बनाया, कारण आप समझ सकते हो प्लस चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरेटिव ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ई प्लस, जो कि कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर यहाँ से यहाँ तक x है और ये यहाँ से यहाँ तक l है, तो ये दूरी कितनी बची? x माइनस l। तो ये डिस्टेंस कितनी आप रख देंगे? x माइनस l का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी क्या है? आउटवर्ड। और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है मेरा? Q, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक x और ये यहाँ से यहाँ तक l, तो टोटल डिस्टेंस होगी x प्लस l का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन आएगी इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना आना है सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से? तो हम इन्हें ऐड कर दें, E प्लस प्लस E माइनस, तो आउटवर्ड डायरेक्शन को तो आप प्लस ले लो और इनवर्ड डायरेक्शन के ले लो माइनस। तो जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस क्योंकि इसकी डायरेक्शन आउट इनवर्ड है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस l का होल स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई E इक्वल टू, जो कुछ कॉमन है निकाल दो बाहर, Q कॉमन आ रहा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा, बचता है मेरा 1/x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/4 x प्लस l का। आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो Q आप ऐसे ही छोड़ दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो यहाँ एलसीएम आएगा x माइनस l का होल स्क्वायर इंटू x प्लस l का होल स्क्वायर। तो आप इसे डील करोगे तो फ्रैक्शंस को कैसे डील करते हैं? तो जो भी एलसीएम आया उसे इससे डिवाइड करो, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो कुछ आया उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा x प्लस l का होल स्क्वायर, 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x प्लस l का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बचेगा? x माइनस l का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप ऊपर स्क्वायर ब्रेक कर दो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, इसको जब ओपन करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2xl। हम इसे लिख सकते हैं नीचे वाले को x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E की वैल्यू मेरी आ जाती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2xl माइनस x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2xl अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो दोनों कैंसिल हो गए और मेरे पास जो बन के आया बच के आया वो आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x 2l अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम Q और 2l को एक साथ ले लेते हैं, Q और 2l को साथ लेने से क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2ql 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2ql क्या था? 2ql था इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह हमने रखा p मॉड 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लेट करते हैं जो मेरा l है दैट इज वेरी वेरी लेस देन x, तो l स्क्वायर टेंडिंग टू 0, l स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू 0। तो l स्क्वायर टेंडिंग टू 0 अगर आप इसमें रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p मॉड अपॉन x की पावर 4 और ऊपर क्या बचता है? एक x। x से ये x पावर कैंसिल हो जाएगी और E आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p मॉड अपॉन x की पावर 3। अब जरा चेक करो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है? E प्लस का ज़्यादा है, E माइनस का कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा आउटवर्ड आएगा। और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन -2 प्लस होती है, तो डायपोल मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यानी कहने का मतलब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द direction of dipole moment होता है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है, तो वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब। अब याद रखिएगा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होगा और एक्सप्रेशन नंबर 2 आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज द मेन पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है था एक्सियल पॉइंट डायपोल की वजह से। तो बच्चों मल्टीपल चार्ज सिस्टम का एक और एग्जांपल है मेरे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट, एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। सो व्हाट इज इक्वेटोरियल पॉइंट? एक्सियल पॉइंट का मतलब था एक इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पे था पॉइंट, एक्सिस पे, और एक इलेक्ट्रिक डायपोल हम राइट करते हैं प्लस q माइनस q, इनके बीच का सेपरेशन 2l। सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करो, इस लाइन को हम नाम देते हैं इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन? इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट हम राइट करते हैं P, जिससे ये दूरी कितनी है x, सेंटर से दूरी है x, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तभी इसका नाम है एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। तो प्लस चार्ज की वजह से राइट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और माइनस चार्ज की वजह से लेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आएगा इनवर्ड। क्योंकि आपने पहले सीखा प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आता है और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। हम लेट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरी? r, ये भी r होगी, ये एंगल थीटा लेट कर लो। तो यहाँ पे प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E प्लस, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा E माइनस। E प्लस और E माइनस दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर हैं, एंड दूरी भी, डिस्टेंस भी इस पॉइंट की चार्ज से इक्वल है, इसलिए दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। और कितने होंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने लेट कर लिया सपोज E0, इसको क्या लेट कर लिया E0 इस मैग्नीट्यूड में। तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो E प्लस का इधर कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस साइन थीटा। वहीं E माइनस के कंपोनेंट्स को ब्रेक करें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और E माइनस का इधर कंपोनेंट आ जाएगा E माइनस कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा E माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दे रहे होगे जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है E प्लस साइन थीटा, E माइनस साइन थीटा, दोनों आपस में इक्वल है बट अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। जबकि इस पैरेलल डायरेक्शन में बात करो तो पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से कंपोनेंट आपस में सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो वहां पर दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के आते हैं, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि कितना होगा E प्लस साइन थीटा माइनस E माइनस साइन थीटा। ऐसा हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि प्लस की वजह से ऊपर की तरफ और माइनस वाले की वजह से नीचे की तरफ, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि E प्लस और E माइनस की वैल्यू क्या है आपस में बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो मेरा आ गया 0। अब दूसरे कंपोनेंट की तरफ चले तो पैरेलल कंपोनेंट का असर क्या होगा, तो पैरेलल कंपोनेंट आपस में जुड़ गए, एक हो गया E प्लस कॉस थीटा और एक हो गया E माइनस कॉस थीटा। E प्लस और E माइनस दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दो, जो कि कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, एंड सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे एंड इट गिव्स यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, और लेट कर लो इसे O, इसे A, इसे P, इसे B, तो अगर हम ट्रायंगल O A P में बात करें तो cos थीटा होता है cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस मेरा यहाँ पे कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2L, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी L, तो बेस हो गया मेरा L और हाइपोटेनस हो गई R। cos थीटा की वैल्यू L अपॉन R, तो पैरेलल कंपोनेंट मेरा आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, एंड cos थीटा की जगह आता है तो L अपॉन R, which is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL upon R cube. What is this 2QL? 2QL को आप बोलते हो डायपोल मोमेंट, जो कि हमने रिप्रेजेंट किया P नॉट से। E पैरेलल कंपोनेंट में आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P मॉड अपॉन R क्यूब। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इसी ट्रायंगल में ये स्मॉल आर काय के बराबर होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। r की वैल्यू अगर हम ये रिप्लेस करते हैं तो वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P नॉट अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब इस फॉर्मूले में अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, डायपोल मोमेंट हमेशा -2 प्लस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उल्टा आ रहा है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एट इक्वेटोरियल पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट
डायपोल मोमेंट के अपोजिट रहता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर माइनस अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया क्योंकि हमने डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया है। हम लेट करते हैं L इज वेरी लेस देन x, तो L स्क्वायर टेंडिंग टू 0। अगर L वेरी लेस देन x नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर L वेरी लेस देन x है तो L स्क्वायर को टेंडिंग टू 0 कैलकुलेट करोगे, और L स्क्वायर को टेंडिंग टू 0 रखते ही आपका ये पैरेलल कंपोनेंट मेरा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P अपॉन x क्यूब, क्योंकि L स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया टेंडिंग टू 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये।